9th क्लास का है परमाणु और अणु। परमाणु है ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है ना। छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। विभाजित में तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं करेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा कण अर्थात पदार्थ को अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। मैंने पदार्थ का अविभाज्य मैंने सबसे छोटा, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना, उसी कण को कहते हैं परमाणु। तो परमाणु कुछ नहीं, परमाणु है से पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र असम रहता है, ये स्वतंत्र है। अणु है तो आज़ाद रहेगा, इसलिए अ से अणु, अ से आज़ाद, यानी कि स्वतंत्र रहेगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। आज़ाद है तो कह लेगा भाग, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है अणु। देखिए, द्रव्यमान संयोजन के नियम 1774 में लवाजो ने दिया था प्रथम बार। कहा था कि द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान संयोजन के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान नष्ट होता। इसलिए द्रव्यमान संयोजन के नियम यानी कि स्थिर द्रव्यमान संरक्षण रहता है। न द्रव्यमान का विनाश होता है न बनता है। कौन बोला था स्थिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कि द्रव्यमान संरक्षण रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, रासायनिक अभिक्रिया ये दोनों को हो रहा है। हाइड्रोजन के 2 अणु है, परमाणु है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है ना, तत्व है। दोनों को रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जितना इधर 1 हाइड्रोजन के 1 तो 2 हाइड्रोजन को 2 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 18। इधर जितना रासायनिक अभिक्रिया होता है 18 द्रव्यमान है। इधर भी H2O का 18 ही द्रव्यमान निकलेगा। वही का रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है द्रव्यमान का। इसे कहते द्रव्यमान संयोजन के नियम। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देख लिए, द्रव्यमान का संरक्षण रहता है। अगला यह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, अनुपात में रहेगा, स्थिर रहेगा। किसी भी यौगिक में, यौगिक होता है इसमें, स्थिर अनुपात में यौगिक है। इसमें तत्व जो है, तत्व सदैव माने हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है। और निश्चित द्रव्यमान परमाणु नहीं, परमाणु संख्या नहीं, निश्चित यौगिक के जो तत्व होता है, यौगिक के बना H2O, पहले पढ़ ले। यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के, परमाणु नहीं है, निश्चित द्रव्यमान के संख्या के अनुपात में विद्यमान होता है। यौगिक हो ये H2O। तत्व हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक निश्चित द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ परमाणु संख्या ये 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु द्रव्यमान 16 है। परमाणु इसलिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या रहता, संख्या होता है 8 हो जाता है। तो निश्चित द्रव्यमान मैंने वो भी अनुपात में, इसको काटिएगा तो 1:8 है, तो बनेगा 9 ग्राम जल। 8 1 9 ग्राम जल। अगर 9 ग्राम जल बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी 1:8 में, हाइड्रोजन 1 का अनुपात में और ऑक्सीजन 8 का अनुपात मिलाएगा, तब बनेगा 9 ग्राम जल। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात। अनुपात का है, स्थिर है, 1:8 रहेगा अनुपात। और भी द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है, इसलिए निश्चित है, इसको स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। वही एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन NH3 लिए। अगर इसको कितना बनाना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 14:3 बनेगा, तब NH3 बनेगा अमोनिया।
कितनों ग्राम जल बने 9, 18, 20, 32, 33 ओकरा में 1:8 में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। अमोनिया कितना बनाइए ओकरा में 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा। 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 कितनों बनाइए, है ना। द्रव्यमान हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही रहेगा, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के द्रव्यमान नहीं, परमाणु सिद्धांत ये बोला था ना, जब एक ही प्रकार का तत्व रहेगा उसकी द्रव्यमान संख्या और रासायनिक गुण समान रहेगा, है ना। चाहे तत्व बिहार में उठाइए ऑक्सीजन या दिल्ली में उठाइए, अगर बिहार में ऑक्सीजन 16 ग्राम रहेगा द्रव्यमान तो दिल्ली में भी ऑक्सीजन मिलेगा, उसका भी द्रव्यमान 16 रहेगा। यानी एक ही प्रकार का तत्व रहेगा उसका द्रव्यमान संख्या फिक्स रहता है। और रासायनिक गुण भी, और बिहार वाला ऑक्सीजन का अगर रासायनिक गुण कुछ है तो वही रासायनिक गुण ऑक्सीजन मिलेगा दिल्ली वाला में भी, है ना। परमाणु से मिलकर बनता है यौगिक। परमाणु जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है O2 हो जाएगा, इसी से बनता है ऑक्सीजन। जैसे देखते हैं सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित है, ये बोले थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कि जितना पदार्थ बनल है ना तो परमाणु से बनल है, जितना पदार्थ सब परमाणु से। अब परमाणु से बनल है, अब परमाणु ही सबसे छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं डाल्टन के अनुसार, लेकिन आगे चल कर टूट जाता है। अविभाज्य कण है परमाणु। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। परमाणु अविभाज्य है और ये उत्पन्न होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब अविभाज्य है, कण है, परमाणु का है, अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है और नहीं नष्ट होता है। देखिए जी, परमाणु अविभाज्य है, मैंने उसको तोड़ नहीं सकते हैं, विनाश नहीं कर सकते हैं और नहीं नाश कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते, इसलिए परमाणु अविभाज्य है। तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुण समान होता है। तत्व के सभी परमाणु, तत्व को उठा लीजिए, जैसे ऑक्सीजन उठा लिए, तत्व का सभी परमाणु होगा ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान भी फिक्स रहेगा। दिल्ली में द्रव्यमान अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के तो बिहार में भी इसका द्रव्यमान 16 मिलेगा, इसलिए द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन का भी अगर जो ऑक्सीजन का गुण रहेगा रासायनिक गुण, वही ऑक्सीजन बिहार में भी अपना काम करेगा, वही गुण बिहार में भी होगा ऑक्सीजन का गुण, इसलिए रासायनिक गुण भी फिक्स रहता है। तत्व के सभी परमाणु का जितना परमाणु है तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुण फिक्स रहता है, एक ही तत्व के होना चाहिए। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग होगा। एक ही प्रकार के तत्व के रासायनिक गुण भी समान, परमाणु द्रव्यमान भी समान, लेकिन अलग अलग तत्व रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, इसका रासायनिक गुण कुछ, इसका रासायनिक गुण कुछ, इसका द्रव्यमान कुछ, इसका द्रव्यमान कुछ। तो अलग अलग तत्व के परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग अलग होता है। परमाणु निश्चित अनुपात में, परमाणु एक मिलता है तो निश्चित अनुपात में बनता है यौगिक। परमाणु निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। यौगिक बनता है परमाणु से, परमाणु बनता है तत्व से। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत का बोले सभी पदार्थ परमाणु से बना है, अविभाज्य है, न उत्पन्न कर सकते हैं न नाश कर सकते हैं। एक ही प्रकार का तत्व रहेगा, सभी तत्व के परमाणु जो रहता है उसका द्रव्यमान भी एक ही रहेगा, चाहे दिल्ली में हो बिहार में हो, कहीं भी ऑक्सीजन मिलेगा तो फिक्स रहेगा, उसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा। रासायनिक गुण भी दिल्ली रहे बिहार है, उसका भी रासायनिक गुण समान रहता है। हाँ, अलग अलग तत्व रहेगा तो उसका द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखल है। परमाणु मिलता है तो यौगिक बनता है, यौगिक बनता है तो निश्चित अनुपात मिलता है, इसलिए स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बनल है। अब पदार्थ अविभाज्य है, परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार अविभाज्य था, लेकिन इसका आकार कितना है जरा देखिए। परमाणु का आकार देखा जाए जो अविभाज्य है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनल है, वही परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु है ये परमाणु है, एक त्रिज्या को देखना चाहते हैं तो त्रिज्या को, परमाणु के त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, किसमें?
तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻9 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर रहेगा ना, 10⁻⁻9 मीटर होगा, बोलेंगे 1 नैनोमीटर। यानी 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/10 रहेगा। 1 मीटर को 10 भाग बांटिएगा तो बनेगा नैनोमीटर। 10⁻⁻9 नैनोमीटर रहेगा तो 10⁻⁻9 मीटर है, मीटर रहेगा तो 1 नैनोमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर इधर से इधर पावर आएगा तो प्लस में 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 10 मीटर 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। अब 1 मीटर बराबर इधर से इधर आएगा, इधर आएगा तो प्लस में 1 मीटर बराबर 10⁻9 मीटर हो जाएगा। तो पूरे परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर, तो ये नैनोमीटर का है, परमाणु की त्रिज्या है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। सापेक्ष आकार देखा जाए त्रिज्या मीटर में दल है ना। हाइड्रोजन परमाणु को ऐसे नैनोमीटर में मापते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु का आकार देखा जाए त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या, क्योंकि परमाणु के त्रिज्या को मापते हैं नैनोमीटर में। 10⁻⁻10 लिखा, 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर में है। किसका? तो हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है मीटर में दल, इस मीटर में है 10⁻⁻10 मीटर। जल कणु को 10⁻9 हो गया तो जल कणु। 10⁻8 हो गया -8 हीमोग्लोबिन का अणु। 10⁻-8 का मतलब कि हीमोग्लोबिन का अणु है, मीटर में है, इतना त्रिज्या होता है। पूछा हीमोग्लोबिन के अणु है तो होता है। इसकी त्रिज्या कितना है? 10⁻-8 मीटर है, -8। और 10⁻-4 मीटर रेत कण 1/10,000, 1/10 पर 40। 10⁻-4 रेत का कण की त्रिज्या है 10⁻-4। 10⁻-2 त्रिज्या है, मीटर में है, चींटी के 1/100 भाग चींटी का हो गया। 10⁻-2 मीटर त्रिज्या किसका है? चींटी के। और 10⁻-1 मीटर किसका है? तरबूज का। तो एक बार फिर से 10⁻-10 मीटर त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु के। 10⁻-10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु के। 10⁻-9 मीटर 10⁻-9 मीटर जल कणु की त्रिज्या है। 10⁻-9 मीटर जल कणु की त्रिज्या है। 10 है तो हाइड्रोजन से बना रहता है जल, इसलिए ये कम हो गया 9। फिर 8 हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में भी जल होता है, तो जल 9 है तो हीमोग्लोबिन में भी जल होता है, इसलिए -8। तो हाइड्रोजन -10, हाइड्रोजन से बनता है जल -9, और 9 जल होता है हीमोग्लोबिन में, इसलिए -8 मीटर याद कर लीजिए। और 10⁻-4 रेत सिलिकॉन, 10⁻-4 रेत, 10⁻-2 चींटी, 10⁻-2 चींटी की त्रिज्या होता है मीटर में इतना। 10⁻-1 मीटर तरबूज के, 10⁻-1 मीटर तरबूज के त्रिज्या होता है। तत्व के प्रतीक मान ले कि स्वर्ण है, सोना है। पहले ई डायग्राम से स्वर्ण समझते थे, पहले ई डायग्राम, फिर बाद में ई डायग्राम आया, फिर बाद में सोना कोई कहा, फिर गोल्ड कहा, कोई औरम बोला, है ना, यही होता संकेत। तो कोई कुछ बोल रहा था, इसलिए सबको एक बात बोलने के लिए, एक शब्द कहने के लिए, एक वो प्रतीक देने के लिए तत्व का प्रतीक बनाया गया कि तत्व की प्रतीक रहेगा। उसका नाम दे दिया गया IUPAC, कहा कि सब एक नाम से जानेगा IUPAC। ये नहीं कि हिंदी इंडिया में बोलेगा सोना, बाहर में बोलेगा गोल्ड, पता नहीं चलेगा। इसलिए एक नाम देने के लिए IUPAC तत्व का प्रतीक दिया गया IUPAC। इसका नाम हो गया IUPAC का इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ
पी से हो गया प्योर, एकदम प्योर नाम देना, शुद्ध। एंड ए से अप्लाई कर देना है नाम देकर, प्योर नाम देकर के अप्लाई करना है, अप्लाई केमिस्ट्री। और सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री तत्वों के नाम को स्वीकृत किया गया। जैसे हाइड्रोजन एच कह दिया तो पूरा आईपीए का नाम हो गया हाइड्रोजन। एल्युमिनियम हो गया एल टू नहीं एल लिखना है छोटका, शुरू से बड़का अक्षर बाद में छोटका अक्षर लिखना है, ये वो रहेगा तो बड़े अक्षर लिखना है। एल्युमिनियम है एल, शुरू से बड़ा अक्षर बाद में छोटा अक्षर, ये ना कि बड़का दोनों लिखिएगा गलत हो जाएगा और छोटका दोनों भी लिखिएगा तो गलत होगा। सिलिकॉन देखा ए सही होता है, ए सही बड़का आई नहीं लिखना है, शुरू से बड़ा अक्षर बाद में छोटा अक्षर, इसलिए आईपीए का नाम ही सब है। आईपीए क्या है? एक संगठन है तत्वों का नामकरण करता है। और क्या? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व कोई रहेगा सापेक्ष, कोई तत्व के सापेक्ष देखना है, वो भी परमाणु द्रव्यमान को देखना है। तत्व के सापेक्ष देखना है, परमाणु द्रव्यमान को देखना है, तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को, उसके परमाणु के औसत, कोई तत्व देख रहे हैं और किसके सापेक्ष देख रहे हैं, और जिस तत्व को देख रहे हैं उस तत्व के परमाणु का औसत द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो कार्बन 12 होता है, सब नहीं है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ना। कार्बन 12 परमाणु के 12वां भाग, कार्बन 12 के 1/12वें भाग द्रव्यमान को अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब कि 1 kg है तो 1 kg पता चलता ना कि इतना बड़ा रहेगा, इतना वजन रहेगा तो 1 kg कहा जाएगा। उसी तरह 1 kg की जगह पर हम लोग मापते हैं तो 1 की जगह पर तत्व के परमाणु द्रव्यमान मापना है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान तो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग के अनुपात को द्वारा मापा जाता है। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कोई तत्व के निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है तो कार्बन 12 के 12वें भाग से सापेक्ष निकालना है। तो किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत, परमाणु का औसत कह रहा है द्रव्यमान का, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एल्युमिनियम के एल होता देख लीजिएगा, ये सब संकेत देवल है। परमाणु का अस्तित्व देखा जाए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, स्वतंत्र नहीं रहता बिल्कुल। परमाणु कभी भी मिलेगा तो अणु के रूप में मिलेगा, तो यौगिक के रूप में या आयन के रूप में मिलेगा, प्लस माइनस के रूप में, अणु या आयन के रूप में मिलता है परमाणु। अणु पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं भाग लेता? क्योंकि यह स्वतंत्र अवस्था में है तो कहा लगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तत्व के अणु भी तत्व को होता है, तत्व का अणु देखा जाए फिक्स रहता है। जैसे परमाणु, द्विपरमाणु का अणु में O2 का है, ऑक्सीजन तत्व है और 2 ऑक्सीजन मिल गया तब तत्व का अणु कहेंगे। ये वो रहता ऑक्सीजन तो परमाणु का ये तत्व का ही है, इसलिए द्विपरमाणु का अणु में O2 ऑक्सीजन है तत्व के अणु। त्रिपरमाणु अणु में 3 गो अणु रहेगा, 3 गो परमाणु, त्रि में 3 और परमाणु मने परमाणु, ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु, और अणु मने अणु भी इसको बोल सकते हैं। तो किसका अणु है? तत्व का अणु है। वो भी कैसा तत्व? त्रिपरमाणु है। तत्व का अणु ये द्विपरमाणु हो गया अणु, ये त्रिपरमाणु का अणु है। और दोनों तत्व का अणु है, क्यों? क्योंकि परमाणु से बनल है। यह तत्व के परमाणु अणु या परमाणु कहे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि परमाणु से बनल है या तत्व से बनल, इसलिए द्विपरमाणु का अणु और त्रिपरमाणु का अणु कहेंगे इसको। 3 गो रहता है चतुष्परमाणु का अणु।
4 से अधिक होता है तो बहु परमाणु अणु बोलते हैं, बहु बने आ जाता है। अणु है, अणु कहीं आएगा तो सिंगल नहीं रहता, डबल ट्रिपल फोर्थ रहेगा, जैसे भी रहे लेकिन रहेगा 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनता है अणु। अणु की परमाणुकता, किसी अणु में, अणु है तो फिक्स है कि 2 या 2 से 3 या 4 5 10 20 1 लाख कुछ भी हो सकता है उसमें परमाणु, तो परमाणु से मिलकर बनता है अणु। किसी अणु में परमाणु की संख्या को ही उसकी परमाणुकता कहते हैं। कोई अणु पकड़िए, उस अणु में देखिए परमाणु कितना है, परमाणु जितना होगा अणु में उसी को कहते हैं परमाणुकता कहते हैं। इसलिए अणु की परमाणुकता क्या है, अणु में कितना परमाणुकता पूछे थे तो परमाणु पकड़ेंगे, जब पूछे तो वही पकड़। परमाणुकता पूछे थे तो परमाणु पकड़, कितना परमाणु किस में, तो अणु में, अणु में कितना परमाणु है उसी को परमाणुकता कहते हैं। अणु में कितना परमाणु है उसी को परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन अकेले है, ये तत्व हो जाएगा या परमाणु का ही इसको, हालांकि सब तत्व है लेकिन इसको सिंगल में रहेगा तो परमाणु, लेकिन हमको देखना है सिंगल में नहीं होता है, जब भी अणु है तो डबल ट्रिपल फोर में आएगा, ठीक ना, मन 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनता है अणु। तो ये तो है नहीं अणु, ये तो परमाणु हो गया। चलिए यहाँ से पकड़िए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना परमाणु, 2 परमाणु, 2 ऑक्सीजन मिलकर बना है इसलिए 2 परमाणु है। यहाँ ओजन 3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु है और 3 परमाणु मिलकर बना है तो परमाणु बोलते हैं। तो इसका परमाणुकता 3 हो गया, और इसका O2 का परमाणुकता 2 परमाणु से बना है, 2 परमाणुकता, 3 परमाणु से बना है, 3 परमाणुकता कहेंगे। देखिए तत्व के प्रकार, अधातु, अधातु हो गया आर्गन, निष्क्रिय गैस है, जितना निष्क्रिय गैस है ना, निष्क्रिय गैस, आखिरी गैस, नोबल गैस, सब उसको बोलते एक परमाणु। क्या है एक परमाणु, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया भाग भी नहीं लेता है, एक परमाणु है, अणु में नहीं रहता, जितना निष्क्रिय गैस है वो सब अणु में नहीं रहता है, वो परमाणु में रहता है। 6 अक्रिय गैस है, 6 को 6 भी अब परमाणु को ही कहलागा। हीलियम भी अक्रिय गैस से भी परमाणु को, ऑक्सीजन अक्रिय नहीं है फिर भी इसको 2 परमाणु कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगल में नहीं रहता है, O2 में रहता है, O2 में रहता है, इससे परमाणु है। हाइड्रोजन भी सिंगल नहीं रहेगा, सिंगल हो जाएगा तो ऑक्सीजन का है 2 परमाणु, अणु बोलेंगे, है ना, कि 2 परमाणु है, O2 में आ जाता है 2 परमाणु, है ना। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर बनता है, 2 परमाणु मिलकर बनता है तो 2 परमाणु। नाइट्रोजन 3 परमाणु, क्लोरीन Cl2 2 परमाणु, है अणु है लेकिन बोलेंगे 2 परमाणु। खाली परमाणु नहीं बोलना है, परमाणु में खाली Cl आ जाएगा, अब 2 लग गया तो 2 परमाणु, मतलब 2 परमाणु है तो अणु है। फास्फोरस है, फास्फोरस जब भी रहता है P4 में रहता है, अब P4 में रहता है तो 4 परमाणु होगा तो इसको चतुर परमाणु। तो हीलियम में 1 परमाणु होता है, ऑक्सीजन में 2 रहता है, O2 लिखा था तो उसमें 2 परमाणु, हाइड्रोजन में H2 लिखा था, H2 में 2 परमाणु, Cl नाइट्रोजन में N2 लिखा था 2 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन 2 रहता था 2 परमाणु, फास्फोरस PO4 लिखते हैं, P4 लिखते हैं, और P4 लिख दे तो 4 परमाणु, फास्फोरस के 4 परमाणु, सल्फर के A सेट लिखते हैं, तो S 4 से अधिक हो गया तो बहु परमाणु A सेट लिखते हैं। सोडियम के Na लिखते हैं, कहीं N2 लिखते हैं नहीं, सोडियम के Na लिखते हैं तो इसलिए 1 परमाणु हो गया। इस सब धातु देखा जाता है, धातु में आता है सोडियम, सोडियम हो गया 1 परमाणु, क्योंकि सोडियम में कहीं भी लिखा था Na लिखा जाता है, 1 Na लिखा गया तो 1 परमाणु। आयरन 1 परमाणु, एल्युमिनियम में 2 परमाणु, इस ना एल्युमिनियम भी 1 परमाणु, कॉपर 1 परमाणु, मैंने धातु सब 1 परमाणु होता है ना, देखे धातु सब 1 परमाणु है, और धातु है 1 परमाणु है, 2 परमाणु है, त्रिपाणु छड़ सब होता है। ये यौगिक अणु देखते हैं, यौगिक अणु, तो यौगिक बनना है, यौगिक बनता है अणु से, अणु बनता है परमाणु से, परमाणु बनता है अणु से, तत्व से बनता है परमाणु, परमाणु से बनता है अणु, अणु से बनता है यौगिक, अणु से बनता है यौगिक, इससे यौगिक अणु। जल हो गया यौगिक है, इसमें अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1, तो 2, इसलिए यौगिक के अणु कहेंगे H2O। यौगिक बनेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार के विचार से या द्रव्यमान के विचार से निश्चित रहता है।
जल हो गया, संयुक्त तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जल में देखिए हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, परमाणु 2 है, अब एगो 3 परमाणु से बनकर बनल है जल, लेकिन अणु है, यौगिक के अणु है। जल में संयुक्त तत्व देखा जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन के एक होता है, ऑक्सीजन के एक है ना, हाइड्रोजन के एक होता है परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान अनुपात निश्चित होता है। यौगिक में क्या होता है, यौगिक में द्रव्यमान अनुपात निश्चित होता है, इसलिए हाइड्रोजन के एक होता है, ऑक्सीजन के 16 होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 मदद के बनल रहता है, इसलिए 2 गुने 2 अनुपात 16 काटेगा तो 1 अनुपात 8। उसी तरह से नाइट्रोजन अमोनिया का सूत्र होता है 3। नाइट्रोजन तत्व है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, हाइड्रोजन के 3 कि 1 गुने 3 तो कटेगा 14 अनुपात 3, 14 अनुपात 3, द्रव्यमान का अनुपात इतना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के 12 होता है, 12, ऑक्सीजन का होता है 32, काटेगा तो 3 अनुपात 8 होगा द्रव्यमान का अनुपात। आयन का आयन का मतलब कि धातु और धातु मिलता है तो उसमें यौगिक होता है तो उसमें आवेश कण होता है, चाहे आवेश कण प्लस में हो या माइनस में, उसी आवेश कण को बोलता है ना। धातु अधातु युक्त यौगिक जैसे क्या हो गया, धातु अधातु हो गए NaCl। यौगिक आवेश कणों से बने होते हैं, ये आवेश कण Na प्लस से Cl माइनस से, यही आवेश कण से बने होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। जो आवेश कण से बना होता है प्लस माइनस, ओकरे बोलते हैं आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है, आयन आवेशित कण से बना होता है, आवेशित कण कहिए या आयन कहिए। आयन 2 प्रकार का होता है, एक धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन पर प्लस आवेश, ऋण आयन पर माइनस होता है, जैसे Na प्लस Cl माइनस। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन कहेंगे। तो आयन 2 प्रकार के हैं। ये संयोजकता है, संयोजकता माने क्या होता है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता करती है। तत्व की संयोजन शक्ति बताता है, माने संयोजन शक्ति बताता है कितने तत्व से वो माने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, और तत्व के कितना इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, कितने तत्व से जुड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यही संयोजन शक्ति को बताता है संयोजकता। माने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जितना हो रहा है उसी को कहते हैं संयोजकता शक्ति, यानी कि संयोजकता कहेंगे। तो संयोजकता हो गया संयोजन, तत्व की संयोजन शक्ति बताता है। जैसे हाइड्रोजन के संयोजन शक्ति एक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है या इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है तो 2 6 हो जाएगा, और 2 6 हो गया तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसलिए इसका आदान प्रदान जितना कर रहा है संयोजन शक्ति, इसका संयोजन करने की क्षमता। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको संयोजन करते हैं, तो संयोजन करने की शक्ति या संयोजन की क्षमता। संयोजन में अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच गया उसको संयोजन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसे संयोजकता कहते हैं। तो 2 ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, 2 6 लिखेंगे, 2 और 6। जाहिर सी बात है कि इसकी संयोजन क्षमता, संयोजन हो गया 6, लेकिन संयोजन शक्ति, संयोजन हो गया 6, लेकिन इस संयोजन को शक्ति कितना है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, तो 2 गो है, क्योंकि 8 बनना चाहता है तो 2 गो त्याग करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करता है उसको कहते हैं संयोजकता। जो अंतिम कक्षा में उसको संयोजन कहते हैं। संयोजन शक्ति जरूरी नहीं है कि अंतिम कक्षा में है तो संयोजन संयोजकता भी हो सकता है, संयोजकता संयोजन भी हो सकता है, लेकिन संयोजन हो सकता नहीं हो सकता है। यही समझ लें, अंतिम कक्षा में जो बच्चा वो संयोजन है, जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की जो शक्ति होता है, किसका शक्ति होता है, संयोजन का शक्ति होता है, उसे कहते हैं संयोजकता। सरल यौगिक का सूत्र। तो सरल यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे उसको याद करना होगा।
हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना हो तो हाइड्रोजन के आयन को याद करना होगा तो H+ होता है, एक आयन हो गया। क्लोराइड के Cl2 होता है 2 परमाणु तो 2 होता है। क्लोराइड के भी एक ही होता है, एक ही होता है। तीसरा तीसरे मिलाते संयोजकता मिलाता है। हाइड्रोजन का तत्व का प्रतीक हाइड्रोजन, क्लोरीन का प्रतीक एक होता तो क्लोरीन हो गया। संयोजकता हाइड्रोजन का संयोजकता एक, क्लोरीन का संयोजकता HCl, याद कर लीजिएगा। तीसरा तीन मिलाइएगा तो HCl बन जाता है, इसको निकाल देख लीजिएगा, हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान, नामे से पता चल, आणविक माने द्रव्यमान, द्रव्यमान है लेकिन अणु में जितना द्रव्यमान हो गया उसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। अणु में जितना द्रव्यमान है उसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ रहेगा उसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहता है, कोई पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना चाहता है, उसके सभी संघटक, जितना संघटक है, तत्व है, जितना अणु बन के मिल के बनल है, सभी संगठन के परमाणु के द्रव्यमान का योग जोड़ देना है। कोई पदार्थ रहेगा उसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहता है, उसमें सभी संगठक, सभी मतलब का जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संगठक है, दोनों के परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दीजिएगा, योग होता है, उसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को यू से, छोटका यू से प्रदर्शित करता है। जहाँ यू लिखल है समझिए आणविक द्रव्यमान लिखल है। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान देखना चाहता है तो जल का आणविक द्रव्यमान होता है तो हाइड्रोजन के देख ले, इसका में सभी संगठन पहले हाइड्रोजन देखेंगे तब ऑक्सीजन देखेंगे। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो इस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, तो इसलिए 1 है ना। आणविक द्रव्यमान मतलब का द्रव्यमान होगा लेकिन अणु का द्रव्यमान जितना होगा वो सब आणविक द्रव्यमान में आएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु है तो इसके परमाणु का द्रव्यमान 1 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसका पास 2 हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 लिखल है, 2 × 1 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ 16 एगो है तो इसलिए 16 है, 2 × 1 + 16 32 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान होगा लेकिन अणु का द्रव्यमान जितना होगा उसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान 18 हो गया। यहाँ 18 यू हुआ लेकिन यू लिखेंगे क्यों? 18 यू मतलब कि द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान हो गया 18 यू, ग्राम नहीं लिखेंगे। मोल संकल्पना, मोल मतलब होता ढेर, ढेर मैंने ढेर जो ना होता गोल मन ढेर मनी है। मोल मन संकल्पना, मोल संकल्पना। मोल पदार्थ, मोल पदार्थ की मात्रा बताता, मोल जहाँ लिखल है पदार्थ की मात्रा को बताता, जिसमें मोल जो है पदार्थ की मात्रा है, वह मात्रा है पदार्थ में। जिस पदार्थ में 6.022 × 10⁻⁻23 कण हो गया, कोई पदार्थ उठा लीजिए, अगर उस पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 कण है तो समझिए कण का मतलब क्या है, यहाँ कण लिख रहे हैं। अगर यौगिक रहेगा तो अणु लिखते हैं, तत्व रहता तो परमाणु लिखते हैं। तो मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण पाए जाते हैं तो पदार्थ उसे कहते हैं मोल्स कहते हैं, मोल है। पदार्थ के 1 मोल निकालिएगा तो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि मोलर द्रव्यमान क्या है, तो मोलर द्रव्यमान हो गया। मोल कहेगा तो पदार्थ में, अगर जिस पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 कण है तो उसे मोल कहते हैं। और मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो पदार्थ के 1 मोल में, जैसे यही 1 मोल हो गया, 1 मोल में यही में 6.022 × 10⁻23 कण होता है, कण होता है, इसको बोलते हैं 1 मोल। तो पदार्थ के 1 मोल पकड़िए, 1 मोल पकड़ के अणु का द्रव्यमान समझ रहे हैं, जैसे जल का हो गया अणु का द्रव्यमान, उसी तरह से अणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल में जितना अणुओं का द्रव्यमान होगा उससे मोलर द्रव्यमान कहेंगे। मोलर द्रव्यमान 1 मोल पकड़ लिए, हाँ देखो तो एक मोलवा में 1 मोल है ना, तो हाँ तो 1 मोल में देखो तो अणु का द्रव्यमान कितना है, ये मोलवा में देखें 1 मोल में कितना अणु का द्रव्यमान है, तो
तो इस 1 मोल में कितना अणु का द्रव्यमान है, इसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे 1 मोल में देखना ना क्या का अणु का द्रव्यमान, तो अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे 2H2O O2 2H2O ये सब क्या है, जल के 2 अणु है, जल का अणु 2 अणु है ना। ऐसे हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अब पूरा जल है, जल का 2 अणु, यहाँ 2 से गुना कर दिया तो 2 अणु हो गया, किसका, जल का। तो दोनों से इधर भी 2 से गुना किए, मैंने इधर से दोनों से बैलेंस पूरा किए, द्रव्यमान बराबर किए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बराबर कर दिए। इसका द्रव्यमान 18 आ जाएगा, इसका भी 16 दूनी 32 36 हो जाएगा, 36। इधर भी द्रव्यमान निकालेगा तो इधर भी आ जाएगा 36 हो गया, इधर भी 36 इधर भी 36। जाहिर सी बात है इस जल के 2 अणु है, जल के इसमें 2 अणु 2 से गुना के तब जल के 2 अणु निकला। ऐसे जल के होता है H2O में 1 अणु है, 2 से गुना के 2 अणु हो गया, तो जल के 2 अणु में 36 यू हो गया। 36 यू का हो गया परमाणु, यू मैंने आणविक द्रव्यमान, 36 हो गया आणविक द्रव्यमान। तो वही का आणविक द्रव्यमान निकल गया। 1 मोल में देखना है, 2 मोल जल के 2 अणु में 36 आणविक द्रव्यमान, और 2 से भाग देंगे, जल के 2 अणु में 36 आणविक द्रव्यमान है, 2 से भाग देंगे, 2 से 36 रुपये कट जाएगा, तो 18 यू हो गया, यानी कि यही 18 यू हो गया, यानी कि 1 मोल। यही 2 से भाग देंगे तो 1 मोल हो गया। अणु का द्रव्यमान 1 मोल, अणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यही 18 यू हो गया। जल के 2 अणु में 36 ग्राम, 36 आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 1 मोल कहलाता है। यही 36 आणविक द्रव्यमान है। पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान का, अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अणुओं का द्रव्यमान 36 यू का है, 36 यू जल का अणु है, जल के 2 अणु है 1 ग्राम है, तो 1 अणु का कितना हो जाएगा, तो 18 अणु। जैसे जल का 1 अणु हो जाएगा 18 अणु, 18 यू मैंने आणविक द्रव्यमान, जल का 1 अणु है आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 18 यू। यही अतः जल का आणविक 1 अणु हो जाएगा, जल के 1 अणु H2O 18 यू हो जाएगा, 18 आणविक द्रव्यमान हो गया। यही 18 ग्राम जल, 18 ग्राम लिखिए यहाँ पर, 18 ग्राम लिख दीजिएगा, तो 18 ग्राम जल 1 मोल कहलाएगा, क्योंकि 1 मोल अणु का द्रव्यमान है, 1 मोल अणु का द्रव्यमान कहलाता है, यही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो 18 ग्राम जल हुआ, यही 1 मोल कहलाएगा। यही 18 ग्राम जल हुआ, यू हटा दीजिए, ग्राम लिख दीजिए, तो 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल हो गया। 1 मोल 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल हो गया। 1 मोल जल का अणु 18 ग्राम, 1 मोल निकालना है तो जल का अणु कितना है, 18 ग्राम है, जल का अणु 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम जल है। 18 ग्राम जल को लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 10 का पावर 23 मोल। 18 ग्राम कहो या 6.022 10 का 23 मोल का, बात बराबर है। 1 मोल जल के अणु, 1 मोल जल का अणु कितना हो गया, 1 मोल जल का अणु 18 ग्राम जल बराबर 6.022 10 का पावर 23 मोल हो गया। जहाँ 1 अणु जल के 1 अणु, ये 1 अणु में जितना ग्राम होगा उतना ही हो गया, इतना दोनों बराबर, क्योंकि 1 अणु में इतना ग्राम, तो 1 इसी को मोल बोलते हैं, इसी को ग्राम में लिख दीजिए, 1 मोल हो गया। तो 1 ग्राम 1 मोल बराबर इतना मोल, 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल। 1 मोल जल के अणु 18 ग्राम जल बराबर यही हो गया 1 मोल। 18 ग्राम जल लिखल है, उसमें 1 मोल है, 6.022 10 का 23 मोल हो गया। क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम है, 52 ग्राम हीलियम है। हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या निकालना है। अभी देखें हम लोग मोलों की संख्या निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालना है तो हीलियम को निकालना है।
हीलियम का द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम तो है ही है, इतना द्रव्यमान देवल है। हीलियम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो होता है वही द्रव्यमान होता है। तो हीलियम में द्रव्यमान पूछ रहा है, तो हीलियम में द्रव्यमान कितना हो गया? 4 होता है, 4 से भाग दे दीजिए। मोलों की संख्या निकालना है ना, जिस तत्व का पूछेगा ना वही तत्व से भाग, वही तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है। पहल का जेले रहेगा द्रव्यमान उनमें, उसी में हीलियम को पूछा था, हीलियम का द्रव्यमान निकालिए और जितना देवल है द्रव्यमान उसी से भाग दे दीजिए। तो 4 है तो 4 4 12 13 हो जाएगा। यानी कि मोलों की संख्या निकालना होगा पदार्थों का द्रव्यमान या ग्राम है ना, ग्राम में देले रहेगा या द्रव्यमान देले रहेगा। तो ग्राम बटा में मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना? तो हीलियम के मोलर द्रव्यमान 4 होता, तो 4 लिख दिए। मोलर द्रव्यमान 4 तो 352। मोलों की संख्या निकालना है तो पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर देवल रहेगा, द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान, द्रव्यमान माने पदार्थ का द्रव्यमान, और द्रव्यमान मोलर, जिस तत्व को निकालना चाहते हो उस तत्व के नीचे लिख देना है। हो गया और क्या? इतना मोलों की संख्या 52 ग्राम मोल हीलियम में, मोलों की संख्या 13 हो गया। मोलों की संख्या आ जाएगा 13 में, इसे उस द्रव्यमान आलतू फालतू में नहीं लिखना, संख्या नंबर में होता है। तो मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, जिस तत्व को निकालना चाहते हैं उसको नीचे रखना है, बाकी के ऊपर। तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान कितना? 52 ग्राम हो गया, 52 लिख दिए। हीलियम में कह रहा है मोलों की संख्या, तो हीलियम कह रहा है तो हीलियम नीचे लिख देना है। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता, 4 नीचे लिख दिया, काट दिया, 13 हो गया। यानी मोलों की संख्या कितना हो गया? हीलियम में 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 13 हो गया, मोलों की संख्या 13 हो गया। 24 केला में कितना दर्जन? तो 1 दर्जन बराबर 12 होबे करता है, 1 दर्जन बराबर 12, तो जाहिर सी बात है। तो 24 केला में 24 बटा ऊपर लिखेंगे, 24 देवल रहे ऊपर, और 1 दर्जन में कितना होता? 12, तो 12 से भाग देना है। उसी तरह से 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या तो हीलियम में पूछ रहा है तो 52 ग्राम देवल ऊपर लिख देंगे, और मोलों की संख्या होता है हीलियम में 4 गो द्रव्यमान है, 4 गो लिख देना होगा, भाग दे दिए। एक हीलियम में कितना द्रव्यमान? 1 दर्जन में कितना केला? तो 12, तो 1 हीलियम में कितना द्रव्यमान? तो 4, 4 से भाग दीजिए। हाइड्रोजन रहता तो 1 हाइड्रोजन में कितना द्रव्यमान? तो 4, 4 से भाग देते हैं। या मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा में तत्वों का द्रव्यमान। इसको शॉर्ट कैसे बनेगा? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालना कैसे? यहाँ संख्या हो गया, 24 केला है, अब 1 दर्जन बराबर 12 केला है, तो 24 केला में कितना दर्जन की संख्या? तो 24 ऊपर, अब 1 दर्जन बराबर 12 होता, 12 से भाग देते, 2 दर्जन आ गया संख्या। वही 52 ग्राम हीलियम दिल्ली है, तो हीलियम में मोलों की संख्या, तो 1 हीलियम में कितना होता है? कैसे 1 दर्जन 12 होता है, 1 हीलियम में कितना होता है? 1 हीलियम में 4 होता है, 4 से भाग देते हैं, हो गया, हो गया मोलों की संख्या। और का तो मोलों की संख्या इतना हो गया। जखने मोलों की संख्या निकल रहे हैं, अब की अणुओं की संख्या निकालना है। अणुओं की संख्या ज्ञात करें, 6.02 गुना 10 का पावर 23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या निकालना है। यहाँ बीच में गुना है, तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र है, अभी देखें हम लोग मोलों की संख्या निकालने के सूत्र देखें, दिए गए कणों की संख्या या द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान देखें, पीछे से पढ़े ना जी, द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। अब की है दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या कितना है? इतना दल इतना लिख दिए। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14 गुना 2, 2 गुना नाइट्रोजन है इसलिए 2, 14 दूनी 28 परमाणु द्रव्यमान हो गया। अवोगाड्रो संख्या लिखते हैं, यानी कि अवोगाड्रो संख्या को बोलते हैं 6.02 गुना 10 का 25 इतना। अरे मोलों की संख्या निकालना है तो जाहिर सी बात है दिए गए कणों की संख्या, कण की संख्या ऊपर लिख देना है, कण की संख्या इतना हो गया। अणु की संख्या ज्ञात करना, तो अणु कण की संख्या इतना होगी, कण की संख्या ऊपर लिख देना है, और नीचे मोल लिखना है। मोल लिखिए या अवोगाड्रो संख्या लिखिए, बात एक है।
मोल का संख्या निकालना है तो मोल नीचे लिखाएगा, यानी कि नीचे मोल लिखिए या अवोगाड्रो संख्या लिखिए, दोनों बात है। 6.02 × 10⁻23 होता है, 10 भाग दीजिएगा 28 × 1 हो जाएगा बराबर 28। तो मोलों की संख्या निकालने का दो तरीका देखें, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या और अवोगाड्रो की संख्या को बोलते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या देखें, पदार्थ का द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान में डबल रहेगा तो द्रव्यमान, और नीचे जिसको निकालना चाहते हैं हीलियम को निकालना चाहते हैं, हीलियम का द्रव्यमान नीचे लिखना है ना। तो पदार्थ का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान, या तत्व रहेगा तो तत्व का द्रव्यमान मालूम रहेगा, उतना से भाग दे दो डायरेक्ट। तो मोलों की संख्या पदार्थ का द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। तो एक बार मोलों की संख्या कणों की संख्या बटा में दिए गए कण डबल रहेगा इतना, पीछे कैसे पढ़े। तो मोलों की संख्या पदार्थों का द्रव्यमान, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान बटा में मोलर के द्रव्यमान, मैंने जिस तत्व को निकालना चाहे उसको नीचे रख रहे थे। उसी तरह का मोलों की संख्या निकालना है। दिए गए कण है, एक हम कण डबल है, इतना अणु है, अणु मतलब कण, इतना कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो की संख्या हो गया। और क्या, कणों की संख्या डबल है, इतना इतना लिख दिए। नाइट्रोजन के 14 2 28 होगा, बाकी सब वैसी है। अवोगाड्रो की संख्या से भाग दिए 28 आ गया। ये हो गया मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो की संख्या। अणुओं की संख्या किसका, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो नाइट्रोजन भी ऊपर ही जाएगा, है ना। यानी कि इतना 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 में नाइट्रोजन अणुओं की संख्या हो जाएगा इतना। प्रश्न है एनसीईआरटी के 9वीं क्लास के है, तीसरा चैप्टर। प्रश्न है, पहला है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, 0.24 ग्राम है। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरॉन युक्त यौगिक के नमूना में, बोरॉन युक्त यौगिक मतलब का यौगिक बन रहा है, जो यौगिक बन रहा ओकरा में ऑक्सीजन है 0.24 ग्राम और बोरॉन है ना, दोनों को मिला करके बनावल गया है 24 ग्राम। ऑक्सीजन और बोरॉन दोनों को मिला करके एक यौगिक बना, यही ऑक्सीजन और बोरॉन यौगिक जो बना, इसमें जो 0.24 ग्राम, मैंने सीधा से समझे 0.24 ग्राम में ऑक्सीजन और बोरॉन दोनों है, 0.24 ग्राम में ऑक्सीजन बोरॉन दोनों है, और दोनों है तो यौगिक बना है, वही बोला। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरॉन युक्त यौगिक के नमूना में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन, दोनों को मिला ली ना तो 0.24 ग्राम यौगिक है, और 0.24 ग्राम में 0.096 ग्राम बोरॉन है, 0.24 में भी 0.096 ग्राम बोरॉन है, और 0.24 में 0.096 ग्राम बोरॉन है तो 144 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है एक में, 0.24 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 144 ग्राम है ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन यहाँ कौन कौन है, संगठन यहाँ यौगिक के प्रतिशत संगठन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है, बोरॉन तो बोरॉन का प्रतिशत निकालना है। तो उस यौगिक के प्रतिशत संगठन में ऑक्सीजन और बोरॉन का भारात्मक भार के रूप में परिकलन बताना है कि भार क्या है। तो यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में प्रतिशत निकालना है, यौगिक का प्रतिशत निकालना है, लेकिन संगठन के निकालना है। संगठन ऑक्सीजन का संगठन प्रतिशत के रूप में, वो प्रतिशत भार के रूप में बताना है, और बोरॉन के भी संगठन है एकरा में, तो बोरॉन के भार के रूप में प्रतिशत बताना है। टोटल ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना, संगठन में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के टोटल नीचे लिख दीजिए इतना, और ऑक्सीजन के कितना है 0.144 ग्राम ऊपर लिख दीजिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। बोरॉन के भी उसी तरह से 0.096 ग्राम बोरॉन है, इसको ऊपर रख दीजिए और टोटल नीचे, और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए।
तो बोरॉन का प्रतिशत निकालना चाहते हैं पहले। तो बोरॉन के द्रव्यमान ऊपर लिख देना है 0.096 ग्राम था और यौगिक का द्रव्यमान 0.24 ग्राम था। परसेंट बदलने के 100 से गुना। तो यौगिक का कुल द्रव्यमान 0.24 ग्राम देखें, यही देखिए ना 0.096 ग्राम था बोरॉन, तो बोरॉन लिख दिए 0.96 ग्राम। देखिए 0.096 ग्राम बोरॉन था तो ऊपर लिख दिए और टोटल नीचे, टोटल यौगिक का वैल्यू नीचे लिखना है। तो बोरॉन की प्रतिशत निकालना है तो बोरॉन लिखेंगे ऊपर, टोटल नीचे 100 में से गुना करेंगे तो बोरॉन का परसेंट निकल जाएगा। वो भार के विचार से निकला, क्योंकि भार न दिले है तो भार के विचार से 40% हुआ बोरॉन। ऑक्सीजन के पूछ रहा था, ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो ऑक्सीजन कितना था 0.144 ग्राम ऊपर लिखेंगे। भार था 0.44 ग्राम ऑक्सीजन का भार था। टोटल यौगिक का भार इतना था, परसेंट निकाल दिया, इतना हो गया। परसेंट में 100 से गुना कर दिए तो इतना परसेंट हो गया। मैंने ऑक्सीजन के प्रतिशत मात्रा निकालना है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर लिख देना है। मैं तत्व का द्रव्यमान ऊपर और यौगिक का द्रव्यमान नीचे, अब 100 से गुना कर देना है। क्वेश्चन है 3 ग्राम कार्बन, कार्बन कितना है तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जाहिर सी बात है, कार्बन अगर ऑक्सीजन में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो 3 ग्राम कार्बन लीजिए और 8 ग्राम ऑक्सीजन लीजिए। तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलता है तो 8 3 11, यानी कि लिए कितना 11 ग्राम और जला भी तो बना कितना, तो बना 11 CO2 बना, 11 ग्राम CO2 बना, माने कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। तो जब ये तो देखिए 8 3 11 ग्राम अभिक्रिया किया और बन कर तैयार हुआ CO2 11 ग्राम। ये तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो ही है, माने द्रव्यमान का नाश नहीं हुआ। अगला है 3 ग्राम कार्बन और 3 ग्राम कार्बन 3 ग्राम कार्बन, अब की 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। पहले 8 ग्राम में ऑक्सीजन न जला रहे थे, अब की 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे। तो पहले बना था 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब 3 ग्राम कार्बन लेंगे फिर से, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपका मैंने कह रहा है 3 ग्राम कार्बन लीजिए, ठीक है 3 ग्राम कार्बन लिए तो 8 ग्राम ऑक्सीजन बना, नहीं 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, सही बात है। ठीक है 3 ग्राम लिए कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए तब ना 11 ग्राम CO2 बना। आपके 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, यही पूछ रहा है। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो रासायनिक संयोजन पर तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर चलेगा, क्योंकि इधर भी 8 3 11, इधर भी 8 3 11, इधर भी 50 3 53 होगा तो आगे चल कर बनेगा तो उसमें भी 53 बनेगा। कितना ग्राम CO2 कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका बात पूछ रहा है। स्थिर अनुपात के नियम है, परास्ट महोदय ने दिया था। कब दिया था 1774 ईस्वी में दिया था। यहाँ समझने वाली चीज है, ठीक ना। कार्बन के द्रव्यमान 3 के रेशियो में और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 के रेशियो में मिलेगा तब CO2 बनता है। इधर कार्बन का द्रव्यमान अगर 3 के रेशियो में मिलेगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 के रेशियो में मिलेगा तब बनेगा CO2, यानी कि इधर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8, इधर कार्बन का द्रव्यमान 3, दोनों मिलेगा 11 हो जाएगा। इधर भी 11 तो CO2 बनेगा, इसमें भी 11 है, वही पूछ रहा है। 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो 11 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो 3 ग्राम कार्बन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये तो फिक्स है, 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम जलाओ या 20 ग्राम में जलाओ या 100 ग्राम ऑक्सीजन में जलाओ, वो 8 ग्राम का यूज करेगा, क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा।
तभी बनेगा CO2। क्योंकि CO2 बनाने का चर्चा हो रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग बनेगा। तो 3 ग्राम जलेगा तो जाहिर सी बात है कि 3 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगला भी ऑक्सीजन 8 ग्राम जलेगा, इसलिए 8 ग्राम चलेगा। 8 ग्राम जल गया तो बचेगा 42 ग्राम, है ना, 42 ग्राम। तो 42 ग्राम कोई काम का नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बर्बाद हो जाएगा और क्या। तो कितना CO2, 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो 11 ग्राम बनेगा। फिर 3 जलेगा तो 1 ग्राम 50 ग्राम ऑक्सीजन भले है लेकिन प्रयोग करेगा 8 ग्राम का, तो 8 की 10 है, 3 8 से 11 हो गया, 42 ग्राम बचेगा। 50 में 60 निकाल दीजिएगा तो 42 बचे, कोई काम कर रहेगा। इसलिए 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही यहाँ लिखल है, 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाइएगा तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर कह रहा है 3 ग्राम को 50 ग्राम में भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर भी इसमें 60 ग्राम लेगा कि CO2 बनाने के लिए 8 3 चाहिए। इसलिए 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर वह केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। 50 में से 8 ग्राम टकराएगा कार्बन से ऑक्सीजन, तब जाके 11 ग्राम CO2 बनेगा। बाकी बचेगा शेष 42 ग्राम ऑक्सीजन अप्रयुक्त रूप से बची रहेगी, कोई काम का नहीं। यह स्थिर अनुपात के नियम का अनुपालन करता है। स्थिर अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण नहीं है जी, स्थिर अनुपात का नियम कर रहा है। क्योंकि कार्बन 3 ऑक्सीजन 8 तो स्थिर अनुपात में हो गया। निश्चित अनुपात यानी कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। पीछे में बोल दिए थे द्रव्यमान संरक्षण नहीं, द्रव्यमान नहीं हो रहा, स्थिर अनुपात के नियम का अनुरूप करता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होता है, तब बनता है CO2 11 ग्राम। देखे आयन क्या है। आयन, तो आयन होता है आवेशित परमाणुओं का समूह। परमाणु का तो समूह होगा लेकिन आवेशित होगा। आवेशित मतलब कि धनायन और ऋणायन दोनों मिलेगा तो आवेशित होता है, उसी को कहते हैं आवेशित। आवेशित परमाणु का समूह को आयन कहते हैं। आयन धनायन ऋणायन होता है। जो आवेशित उदासीन परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है धनायन, ग्रहण करता है ऋणायन। और ग्रहण करने वाला धातु त्याग करने वाला धातु होता है। बहु परमाणु आयन क्या है। बहु परमाणु नाम है बहुत मनी परमाणु रहेगा। जैसे N, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन के 4 गो परमाणु, नाइट्रोजन के 1 परमाणु, तो बहु परमाणु कहेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गो परमाणु है तो बहु परमाणु कहेंगे, यानी अणु भी कह सकते इसको। तो बहु परमाणु आयन क्या होता है। ऐसे धनायन या ऋणायन, परमाणु कह रहा है, आयन में धनायन ऋणायन दोनों आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों। ऐसे धनायन या ऋणायन जो एक से अधिक प्रकार के तत्व रहेगा। एक से अधिक प्रकार का तत्व है, 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 एक से अधिक प्रकार का तत्व है। वही कर एक से ऐसा धनायन या ऋणायन जो एक से अधिक प्रकार के तत्व रहेगा और तत्वों के परमाणु से मिल करके, तत्व के परमाणु ना है, देखिए एक से अधिक तत्व है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 तत्व है ना, और एक से अधिक परमाणु है। ऐसे धनायन या ऋणायन जो एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिल करके, तत्व के परमाणु मिलेगा, तत्व के परमाणु से मिल करके बने होते हैं, उसे बहु परमाणु का आयन कहते हैं। ऐसे धनायन या ऋणायन, ऐसे धनायन ऋणायन प्लस से माइनस जो एक से अधिक प्रकार के तत्व, एक से अधिक प्रकार के तत्व के परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु नाइट्रोजन का परमाणु से मिल करके दोनों मिल गया बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहेगा और धनायन ऋणायन रहेगा, धनायन ऋणायन रहेगा, धनायन ऋणायन कुछ हो सकता है, उसे कहते हैं बहु परमाणु का आयन है।
बहुपरमाणु में एक से अधिक परमाणु रहेगा या प्लस माइनस रहेगा, दोनों रहना चाहिए, तब कहलाएगा बहुपरमाणु का आयन। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो मैग्नीशियम के Mg+2 होता है, क्लोराइड का -1 होता है। कॉर्स प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड को उसी तरह से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, संयोजकता सब देख करके याद कर लीजिएगा, उसी तरह से लिख लीजिएगा। निम्नलिखित यौगिक में से विद्यमान तत्वों का नाम बताना है। ये यौगिक डबल है यौगिक, इसमें कौन कौन तत्व है नाम बताना है। बिना बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर को कहते हैं खाने वाला सोडा, पोटेशियम सल्फेट। यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम है, तत्वों का नाम बताने का नाम है यौगिक से। तो बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम है ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमाइड रहेगा, तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड Br लिख लिया, कितना लिख ले, हाइड्रोजन और Br लिख ले, Br से ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड तो HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेकिंग पाउडर NaHCO3, नाइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनल है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। बेकिंग पाउडर को बोलते हैं खाने वाला सोडा, NaHCO3। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में हो गया K हो गया, माने पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन है पोटेशियम सल्फेट। पूछेगा बिना बुझा चुना CO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के HBr है। बेकिंग पाउडर के NaHCO3, पोटेशियम सल्फेट के K2SO4। निम्नलिखित पदार्थों में मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान को हम लोग अनुभार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर द्रव्यमान या अनुभार, तो मोलर द्रव्यमान या अनुभार एक है, अनुभार भी बोलते हैं मोलर को। एथाइन के C2H2, सल्फर के अणु A सेट, फास्फोरस के अणु P4। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है, अणु तो P4 है, परमाणु द्रव्यमान 31 हो जाएगा। संकेत है फास्फोरस का P4। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl जो पचाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसका मोलर द्रव्यमान या अनुभार निकालना है। अगर मोलर द्रव्यमान या अनुभार या आणविक द्रव्यमान सब है, अणु को ही आणविक बोलते हैं। आणविक द्रव्यमान जो भी कहेगा निकले। कार्बन कितना परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन कितना जोड़ लीजिए। सल्फर कितना होता है 800 गुना कर दीजिए। फास्फोरस कितना होता है 400 गुना कर दीजिए। 31 होता है 31 गुना 4 कर दीजिए। परमाणु द्रव्यमान फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है 31 गुना 4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जितना होगा सब गुना कर देना है। नाइट्रिक अम्ल के HNO3 के जितना होता है गुना करके जोड़ घटाव कर लीजिए, वही होगा मोलर द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकल गया। आणविक माने होता है का अणु है, अणु में कितना द्रव्यमान हुआ सब जोड़ के बताइए, जिसे को समझिए क्रम। मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कह रहा है मैंने परमाणु भारों का योग निकालना है। जितना परमाणु भार है परमाणु भारों का योग। तो परमाणु कार्बन का परमाणु है, एक भार कितना है 2 को परमाणु 2 लिखिए, 2 को परमाणु लिख दिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान का योग जो होता है मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होता है। तो 2 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन के 1 होता है 1 गुने 2 जोड़ दीजिए 26 ग्राम। मोलर द्रव्यमान जब भी आएगा तो 26 ग्राम। सल्फर का देखना चाहता है तो सल्फर के A सेट होता है। ये वो सल्फर के परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। 8 गो परमाणु है, 8 गुने 32 256 ग्राम।
फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो फास्फोरस अणु है, अणु में पूछ रहा परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 4 × 31, क्योंकि एगो फास्फोरस रहेगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। तो 4 गो, तो 4 × 31 बराबर 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक लिखिएगा तो हाइड्रोजन के 1 होता है, 1 ही लिखेंगे, प्लस क्लोरीन के 35.5 होता है। क्लोरीन के होता है 35.5, दोनों जोड़ेंगे तो 36.5 ग्राम हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। अणु है तो आणविक द्रव्यमान 36.5 ग्राम आणविक द्रव्यमान लिखाएगा जब भी तो ग्राम में। एक चलो नाइट्रिक अम्ल निकालना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के 14 आणविक द्रव्यमान होता है। यू लिखल है ना तो द्रव्यमान लिखा रहता है आणविक द्रव्यमान यू। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 16, तो 16 यू का मतलब क्या होता है? आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। दोनों जोड़ दीजिएगा तो मोलर द्रव्यमान हो गया। देखिए मोल है, अगर मोल से अगर आयन में जाना चाहते हैं, मोल से अगर आयन में जाना चाहते हैं तो गुना करने पड़ेगा 22.4 लीटर से। आयतन है, अगर कोई मोल के वैल्यू डबल है और आयतन निकालना चाहते हैं, मोल के वैल्यू डबल है, अगर आयतन निकालना चाहते हैं तो 22.4 लीटर से गुना करिएगा तब आयतन निकलेगा। 22.4 लीटर से गुना कीजिएगा तब निकलेगा आयतन। कब? जब मोल से जाएंगे आयतन में, तब 22.4 लीटर से गुना करेंगे। ठीक है, मोल दल रहेगा तब आयतन निकालेंगे, तब 22.4 लीटर से गुना करेंगे। लेकिन आयतन के वैल्यू डबल रहेगा। हर में अगर मोल में जा रहे हैं तो 22 से भागे होगा, इधर सीधा आएगा भाग, इधर सीधा आएगा तो भाग। मोल निकालने के लिए इतना ध्यान रखिए कि 22 भाग देना पड़ेगा बस। तो मोल से आयतन निकालना है तो 22.4 लीटर से गुना कर देना है। अगर आयतन से अगर मोल में आ रहे हैं तो वही 22.4 लीटर से भाग देना है। 22.4 लीटर से भाग देना है। कब? आयतन से मोल में आएंगे तब। गुना याद हो गया, मोल से आयतन में जाएंगे तो गुना और बाकी उधर जाएंगे तो भाग। अगर मोल से अणु की संख्या निकालना चाहते हैं, किसका? मोल से अगर अणु की संख्या निकालना चाहते हैं तो एवोगाड्रो संख्या से भाग देना है। एन मतलब होता है गुना लिखल है, ए मन होता है एवोगाड्रो, एन मतलब होता है एवोगाड्रो संख्या। 6.022 × 10⁻23 कण होता है। कण का लिखे? कण इसलिए लिखे अगर यौगिक का वैल्यू डल रहेगा तो उसका आंसर आएगा परमाणु में, तो यहाँ कण परमाणु भी हो सकता है। अगर परमाणु या तत्व का वैल्यू डल रहेगा तो अणु में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कण है तो अणु भी हो सकता है, अगर आयन भी हो सकता है। तो यानी कि मोल से अगर अणु की संख्या निकालिएगा तो एन यानी कि एवोगाड्रो संख्या से गुना कीजिएगा, क्योंकि मोल से जब भी जाता है दूसरा कण में तो गुना होता है। तो अणु की संख्या निकालना चाहता है एवोगाड्रो संख्या से गुना करिएगा। जब अणु संख्या के मोल में जा रहे हैं, मोल निकालना है तो फिक्स का भाग होगा, एवोगाड्रो संख्या से भाग दे दीजिए। फिर देखिए, फिर मोल से जा रहे हैं द्रव्यमान में, ये अणु की संख्या था, अभी है द्रव्यमान, तो संख्या था तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 कण होता है। इसलिए इस इधर से इधर जा रहे हैं, मोल से अणु की संख्या में जा रहे हैं तो गुना कर रहे हैं एवोगाड्रो संख्या से। अगर इतना से गुना कर देंगे, अगर मोल से अगर द्रव्यमान जा रहे हैं, मोल से अगर द्रव्यमान में जा रहे हैं तो गुना करेंगे मास से, माने भार से, और द्रव्यमान से अगर मोल में जा रहे हैं तो भाग करेंगे द्रव्यमान से। माने हर हाल में देख रहे हैं कि मोल में भागे हो रहा है। ये मतलब कहा गया भार, परमाणु भार। ये माने अणु भार भी हो सकता है, वही ये माने परमाणु भार। अगर रहेगा तो ये परमाणु तो परमाणु का भार, अगर यौगिक रहेगा तो अणु का भार। एम क्या है? मोल से जब भी जाइएगा द्रव्यमान की ओर तो गुना करने पड़ेगा एम से, मैंने द्रव्यमान से गुना करने पड़ेगा।
और द्रव्यमान से मोल निकालना होगा तो एम से भाग। क्या देखें, एगो चीज याद कर लीजिए, मोल से आयतन एवोगाड्रो संख्या से गुना, एवोगाड्रो का तो 22.4 लीटर से गुना करना होगा। आयतन जब भी निकालना हो तो 22.4 लीटर से, मोल से अणु की संख्या में और उधर से जाएंगे तो भाग, और मोल से अणु की संख्या में तो एवोगाड्रो संख्या से गुना और उधर से जाएंगे तो भाग। मोल से अगर इधर द्रव्यमान निकलेगा तो मास से गुना, और द्रव्यमान से इधर आएंगे तो भाग देंगे एम से। एम क्या है, परमाणु भार या अणु भार भी हो सकता है। वही चीज़ें यहाँ लिखल है और का हिंदी में। द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है क्या होगा द्रव्यमान। निम्न का द्रव्यमान क्या करना है, मास निकालना है। द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का रहा है, 1 मोल है वो भी नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान बराबर होता है दिए गए मोल गुने परमाणु भार। परमाणु भार किसका, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु भार और गुने मोल कर दीजिए। यानी 1 मोल में कोई दिक्कत नहीं है, जितना नाइट्रोजन का भार परमाणु भार उतना ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राम में दे रहता है कि 1 मोल में इतना ग्राम है, तो फिर भाग देने पड़ जाते हैं यहाँ पर, जो 9th क्लास का भारतीय भवन में दल है ना। यहाँ ग्राम दे रहता है, ग्राम मोल नहीं दे रहता कि इतना ग्राम में नाइट्रोजन, इतना ग्राम में नाइट्रोजन की मात्रा परमाणु भार, तो परमाणु भार तो ऊपर रहबे करता, ऊपर भार परमाणु भार रहता, नीचे चलता है इतना ग्राम है उतना नीचे आ जाता है। तो हम लोग उस तरह से क्वेश्चन नहीं है। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, तो 1 मोल में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के जितना परमाणु भार होगा उतना ही हो जाएगा, आंसर होगा। तो द्रव्यमान बराबर दिए गए मोल, देवल है मोल 1 गुने परमाणु के। कभी देखे द्रव्यमान से हम लोग दिए गए मोल गुने परमाणु भार, गुना कर दिया परमाणु भार। द्रव्यमान 1 मोल देवल 1 लिख दिए, 14 देवल परमाणु भार होता नाइट्रोजन के, लिख दिए 14 ग्राम हो गया। ऐसे पीछे देखे थे, क्या पीछे देखे थे कि मोल से 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु भार निकालना है, तो मोल से जब भी भार में जा रहे तो गुना कर रहे थे, तो भार है तो गुना कर दीजिए। 1 मोल गुने नाइट्रोजन भार, 1 मोल गुने 14 नाइट्रोजन का भार हो गया गुना। हाँ, अगर इधर से भार से अगर मोल निकाल रहता तो भाग में जाता, भार दे रहता 14 ग्राम, अब मोल निकालने का रहता तो भाग देता है, पीछे पड़े हम लोग। तो द्रव्यमान बराबर 1 मोल गुने 14 नाइट्रोजन ग्राम होगा, क्योंकि मोल से नाइट्रोजन जा रहे हैं, भार में जा रहे हैं, तो इसलिए गुना करते हैं बीच में, क्या हो गया गुना। अगर यहाँ 4 मोल है एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान निकालना, क्वेश्चन नंबर बी है, पीछे पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान निकालना है, ठीक ना। 4 मोल में एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, तो जाहिर सी बात है मोल से जा रहे हैं कहाँ, द्रव्यमान निकालना है, तो मोल से जब भी कोई चीज़ में जाता है तो गुना होता है। परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको मास से गुना करने पड़ेगा, है ना। मास मैंने द्रव्यमान से गुना कर पाएगा। तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के द्रव्यमान है जितना उतना गुना कर दो, दोनों को हो गया। तो द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार, मोल गुने परमाणु भार, मोल कितना है 4 है तो 4 लिखिए, परमाणु भार एल्युमिनियम का लिख दीजिए 27 हो गया 108 ग्राम। ऐसे याद कर लीजिए, 4 मोल है ना, तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, तो 4 मोल में एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने मोल कर दो, हो गया आंसर का। द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार, तो मोल कितना दल है 4 लिखिए, परमाणु भार कितना दल है एल्युमिनियम के 27 होता है, 27 लिख दीजिए, हो गया और का 108 ग्राम द्रव्यमान हो गया। फार्मूला याद कर लें, द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार, मोल गुने परमाणु भार। या देखिए मोल से जा रहे थे द्रव्यमान में तो मास से गुना कर रहे थे, मोल से जा रहे हैं द्रव्यमान में तो मास से गुना। अगर द्रव्यमान दले रहेगा मोल निकालना है तो एम से भाग देंगे, मास से भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मोल
सोडियम सल्फाइड है Na2SO3 होता है। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड है, Na2SO3 है। एकरा में द्रव्यमान बताना है, परमाणु द्रव्यमान। तो पहले परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए बोले थे मोल से जाना है, द्रव्यमान निकालना है। तो मोल से जब भी जाता है द्रव्यमान में तो गुना होता है। तो क्या गुना करेंगे, मोल से द्रव्यमान में जाना है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान गुने मोल कर देंगे। तो सोडियम सल्फाइड के परमाणु द्रव्यमान निकालिए। तो सोडियम के परमाणु संख्या 23 U होता है, 23 U या आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको। S होता है 32 U, 32 U आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान। सोडियम के 23, सल्फर के 32, ऑक्सीजन का 16 U मैंने परमाणु द्रव्यमान। सबसे गुना कर दिए तो 26 परमाणु द्रव्यमान आया। अब हमको निकालना है 10 मोल में सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान निकालना है तो निकालना है से मोल से जा रहे हैं ना आणविक द्रव्यमान की ओर, तो गुना कर दीजिए। सोडियम सल्फाइड मोल गुना आणविक भार, अनुभार या आणविक द्रव्यमान। तो मोल कितना 10 लिख दिए। इसका कितना हुआ अनुभार 126 4 नहीं है U है। एक 10 गुने मोल के वैल्यू 10 चले 10, अनुभार इतना हो गया और गुना कर दीजिए 1260 ग्राम। अब देखिए मोल में प्रयोग करना है। पहले हम लोग मोल से द्रव्यमान में जा रहे थे, मोल देवल था, द्रव्यमान निकाल रहे थे, तो गुना कर रहे थे। जो तत्व या यौगिक देवल रहता है उसका भार से मोल में गुना करते रहते, तो निकल जा रहा था परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। अब निकालना है मोल देवल रहेगा ना, मोल निकालना है। तो द्रव्यमान से हम लोग मोल में जा रहे थे तो गुना कर रहे थे परमाणु भार से। अब हम लोग परमाणु भार देवल रहेगा तत्व यौगिक के और निकालना है मोल में, तो जाहिर सी बात है कि परमाणु द्रव्यमान से भाग देना होगा। तो मोल निकालना होगा दिया गया द्रव्यमान जो दिले रहे 12 ग्राम उतना तो निकाल देना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान ऊपर लिख देना है। तत्व रहेगा ऊपर द्रव्यमान लिखना है, नीचे अनुभार लिख देना है। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान, देवल कितना है 12 ग्राम, तो 12 ऊपर लिखा जाएगा। अनुभार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है तो O2 के रूप भार नीचे आ जाएगा। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम लिखा गया 12 ग्राम। अनुभार किसका, गैस का, तो नीचे 32 ग्राम लिखा गया। 16 दूनी 32, काट छाट का जाएगा इतना सारा, याद कर लीजिए। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में अनुभार। ग्राम बटा में लिखे ना, ग्राम बटा में अनुभार लिखे, बस हो गए। ग्राम बटा में भार। 20 ग्राम जल है, 20 ग्राम जल में कितना मोल, तो जल देवल है तो जल वाला ऊपर चल जाएगा। अच्छा 20 ग्राम देवल है, ग्राम वाला ऊपर चल जाएगा तो 20 ग्राम ऊपर और जल वाला नीचे चलेगा। तो मोल बराबर दिए गए ग्राम, देवल गल है कितना 20 ग्राम, 20 ग्राम लिख देंगे। अनुभार जल है तो जल का अनुभार नीचे लिख देंगे, काट छाट कर लेंगे। मैंने मोल बराबर दिए गए भार ग्राम बटा अनुभार। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 22 ग्राम मोल बराबर हो जाएगा। मोल से हम लोग ग्राम, भार से जा रहे हैं हम लोग मोल में की ओर, मोल की ओर जा रहे हैं तो द्रव्यमान से भाग देंगे। तो मोल बराबर दिए गए ग्राम, देवल कितना भाई जी 22 ग्राम ऊपर लिखा जाएगा। अनुभार कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 होता नीचे लिख देंगे। एक कार्बन का होता है 12 तो एक ऑक्सीजन का 16, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा इतना। मोल बराबर दिए गए भार 22, अनुभार हो जाएगा, अनुभार CO2 का 44 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना मोल, तो 0.5 मोल यानी आधा मोल। अब देखिए 0.2 मोल
ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए मोल से अब द्रव्यमान में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात गुना करना पड़ेगा, और द्रव्यमान से मोल में आ रहे थे तो भाग हो रहा था, द्रव्यमान से भाग हो रहा था। अब मोल से द्रव्यमान में जा रहे हैं तो गुना करना है, तो द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान बराबर जो 0.2 मोल ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का 0.2 मोल ये लिखा जाएगा। द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार, मोल गुने परमाणु भार। द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार, परमाणु भार बराबर द्रव्यमान बटा में मोल। यह मोल बराबर द्रव्यमान बटा में ये ला जाएगा नीचे परमाणु भार, द्रव्यमान बटा में परमाणु भार। तो हम लोग देख रहे हैं मोल से जा रहे हैं द्रव्यमान की ओर, तो द्रव्यमान निकालना है तो मोल गुने परमाणु भार, मोल गुने परमाणु। द्रव्यमान निकालना है तो मोल गुने परमाणु भार या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान लिख देंगे बराबर मोल, मोल कितना 0.2 गुने परमाणु भार कितना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लिखे, इसको ना लिखना है, इसको निकालना ही है ना। मोल 0.2 गुने गुने परमाणु भार 16 इन्हीं के 3.2 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर मोल गुने परमाणु भार। 5 मोल में जल अणु का भार यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर मोल गुने अणुभार, मोल गुने अणुभार, मोल गुने अणुभार। तो मोल देने हैं 0.5 गुने अणुभार, जल का अणुभार निकाल लीजिए 9 ग्राम, तो 9 कितना हो जाएगा जी 9 ग्राम। जल का अनुभार 18 होता है, कितना होता है 18 ग्राम, दोनों कीजिएगा तो 9 ग्राम हो जाएगा। तो जल का परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा 9। 16 ग्राम ठोस रहेगा, 16 ग्राम ठोस सल्फर है, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एस8 होता है, यही 16 ग्राम ठोस सल्फर एसेट में सल्फर 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 8 के अणुओं की संख्या पूछ रहा है। सल्फर 8 का कई अणु है, तो सल्फर 8 के अणुओं की संख्या का परिकलन बताइए। ऐसे तो सल्फर का अणु कितना है, कब, जब 16 ग्राम ठोस सल्फर रहेगा, ठोस सल्फर, तो 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर का अणु की संख्या कितना है, अणु की संख्या पूछ रहा है। तो अणु की संख्या बोल लेते हैं, जब ग्राम देवल है तो अणु की संख्या निकालना है। मोल से अगर अणु की संख्या में जा रहे थे तो जाहिर सी बात है एवोगाड्रो संख्या से गुना करते हैं। देखिए अणु की संख्या एसेट में अणु की संख्या है, अणु की संख्या निकालना है तो मोल है ये लिखल, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या का मान है, मोल गुने एवोगाड्रो की संख्या का मान लिखना होगा। तो एवोगाड्रो संख्या तो लिखा जाएगा, तो मोल कहाँ से आएगा, तो मोल से निकालने के लिए सीखे हम लोग, है ना। मोल बराबर सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान, देवल कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम देवल ऊपर लिख देंगे। मोल निकालने का तरीका भी देखें हम लोग, द्रव्यमान बटा में अणुभार, द्रव्यमान कितना दल है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम ऊपर लिख देना है। अणुभार सल्फर का कितना होता है, एक गो सल्फर के 16 होता है, तो 8 गो का 16 गुने देख लीजिएगा 256 हो जाएगा ना, 16 गुने 8 कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, यानी कि 1/16 मोल हो गया। अब मोल हो गया तो जाहिर सी बात है कि एसेट में अणु की संख्या निकालने के लिए अणु की संख्या निकालना है तो मोल गुने, है ना, अणु की संख्या निकालना है तो मोल गुने एवोगाड्रो संख्या का मान अभी फिगर से देखे याद किए। अणु का संख्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, मोल गुने एवोगाड्रो की संख्या, तो मोल कितना आ गया। और जब भी अणु का संख्या निकालना हो तो मोल निकालना ही पड़ेगा, मोल ना निकालोगे तो क्या से गुना करेगा, इसलिए मजबूरी में है मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल गुने एवोगाड्रो संख्या, मोल का वैल्यू कितना है 1/16 है, 1/16 आया मोल 1/16। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अणु है तो अणु लिखेंगे, यौगिक है तो यौगिक लिखेंगे, अणु लिखेंगे, गुना कर लीजिए आंसर हो गया और का।
3.76 गुना 10 अणु। 0.51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड रहेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। 0.51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन पूछ रहा है, आयन की संख्या की परिकलना करना है। 0.51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड रहेगा। इसमें एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलना बताना है। तो जाहिर सी बात है कि आयन की संख्या, अणु की संख्या जो भी पूछेगा, है ना, तो आपको सबसे पहले सूत्र होता है Al2O3 कहना पूछ रहा है। Al2O3 में अणु की संख्या पूछेगा तो मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। अणु की संख्या वही आयन की संख्या, मतलब कि अणु की संख्या। तो अणु की संख्या पूछे या आयन का संख्या पूछे तो मोल गुने एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो की संख्या का वैल्यू तो लिख देंगे 6.022 गुने 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना, लिखा जाएगा 6.022 गुने 10⁻23। लेकिन मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालने के लिए सूत्र बोले थे तो Al2 का द्रव्यमान लिख लीजिए। तो मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान, देवल गया द्रव्यमान कितना है 0.051 ग्राम। लिख लीजिए 0.051 ग्राम बटा में अनुभार। Al2O3 का एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका अनुभार देख लीजिएगा 102 हो जाएगा। काट छाट के हो जाएगा 0.0005 मोल हो जाएगा। अब अणु का संख्या निकालना है तो 0.005 गुने एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो इतना हो जाएगा 3.011 गुने 10⁻20 अणु, है ना, हो जाएगा, सही है। ये पूछ रहा है आयन में। तो Al2O3 2La+3 होता है, एक वाला प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। एल्युमिनियम प्लस क्यों हुआ? क्योंकि धातु है। ऑक्सीजन माइनस क्यों हुआ? क्योंकि अधातु है। इसलिए आयन में पूछेगा तो केकर कह रहा है एल्युमिनियम आयन का, एक में ऑक्साइड कितना का एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन कितना है? एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा, है ना जी, 2 हो जाएगा। फिर 2 एल्युमिनियम है तो 2 लिखेंगे, तो 2 गुने एल्युमिनियम में आयन पूछेगा 2 गुने अणु आयल था इतना ना, 2 गुने 2, एक अणु में इतना है, 2 गुने 3.011 गुने इतना गुना कर देना, आंसर हो गया होगा। आयन में लिखना है तो 2 से गुना कर देना है। एल्युमिनियम का आयन तो 2 से गुना, अगर ना कहता तो एक ही को इतना आंसर हो जाता, यही आंसर हो जाता। तो 2 एल्युमिनियम है तो 2 से गुना कर देना है, उसका इतना आयन लिखना है। नाइन्थ क्लास का है परमाणु और अणु। परमाणु है ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है ना, छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकता है। विभाजित में तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं करेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा कण अर्थात पदार्थ को अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। माने पदार्थ का अविभाज्य माने सबसे छोटा, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना, उसी कण को कहते हैं परमाणु। तो परमाणु कुछ नहीं, परमाणु है से पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र सम रहता है, ये स्वतंत्र है। अणु है तो आज़ाद रहेगा, इसलिए अ से अणु, अ से आज़ाद, यानी कि स्वतंत्र रहेगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। आज़ाद है तो कह लेगा भाग, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है अणु। देखिए, द्रव्यमान संयोजन के नियम 1774 में लभाजो ने दिया था प्रथम बार।
कहा था कि द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान संयोजन के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान नष्ट होता। इसलिए द्रव्यमान संयोजन के नियम यानी कि स्थिर द्रव्यमान संरक्षण रहता है, न द्रव्यमान का विनाश होता है न बनता है। कौन बोला था स्थिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कि द्रव्यमान संरक्षण रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, रासायनिक अभिक्रिया ये दोनों को हो रहा है। हाइड्रोजन के 2 अणु है, परमाणु है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है ना, तत्व है। दोनों को रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जितना इधर 1 हाइड्रोजन के 1 तो 2 हाइड्रोजन को 2 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 16 दूनी 18। इधर जितना रासायनिक अभिक्रिया होता है 18 द्रव्यमान है, इधर भी H2O का 18 ही द्रव्यमान निकलेगा। वही का रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है द्रव्यमान का। इसे कहते हैं द्रव्यमान संयोजन के नियम। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देख लिए, द्रव्यमान का संरक्षण रहता है। अगला यह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात में रहेगा, स्थिर रहेगा। किसी भी यौगिक में, यौगिक होता है इसमें, स्थिर अनुपात में यौगिक है। इसमें तत्व जो है, तत्व सदैव माने हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। और निश्चित द्रव्यमान परमाणु नहीं, परमाणु संख्या नहीं, निश्चित यौगिक के जो तत्व होता है, यौगिक के बना H2O, पहले पढ़ लिए। यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के, परमाणु नहीं है, निश्चित द्रव्यमान के संख्या के अनुपात में विद्यमान होता है। यौगिक हो गया H2O, तत्व हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक निश्चित द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ परमाणु संख्या ये 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु द्रव्यमान 16 है। परमाणु इसलिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या रहता, संख्या होता है 8 हो जाता है। तो निश्चित द्रव्यमान मैंने वो भी अनुपात में, इसको काटिएगा तो 1:8 है, तो बनेगा 9 ग्राम जल। 8 1 9 ग्राम जल। अगर 9 ग्राम जल बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी 1:8 में, हाइड्रोजन 1 का अनुपात में और ऑक्सीजन 8 का अनुपात मिलाएगा, तब बनेगा 9 ग्राम जल। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात। अनुपात का है, स्थिर है, 1:8 रहेगा अनुपात। वो भी द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है, इसलिए निश्चित है, इसको स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। वही एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन NH3 लिए। अगर इसको कितना बनाना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 14:3 बनेगा, तब NH3 बनेगा अमोनिया। कितनों ग्राम जल बने, 9 18 20 32 33, ओकरा में 1:8 में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। अमोनिया कितना बनाइए, ओकरा में 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा। 20 kg 30 kg 40 kg 50 कितनों बनाइए, है ना। द्रव्यमान हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही रहेगा, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के द्रव्यमान नहीं, परमाणु सिद्धांत। ये बोला था ना, जब एक ही प्रकार का तत्व रहेगा उसकी द्रव्यमान संख्या और रासायनिक गुण समान रहेगा, है ना। चाहे तत्व बिहार में उठाइए ऑक्सीजन या दिल्ली में उठाइए, अगर बिहार में ऑक्सीजन 16 ग्राम रहेगा द्रव्यमान, तो दिल्ली में भी ऑक्सीजन मिलेगा, उसका भी द्रव्यमान 16 रहेगा। यानी एक ही प्रकार का तत्व रहेगा, उसका द्रव्यमान संख्या फिक्स रहता है। और रासायनिक गुण भी, और बिहार वाला ऑक्सीजन का अगर रासायनिक गुण कुछ है तो वही रासायनिक गुण ऑक्सीजन मिलेगा दिल्ली वाला में भी, है ना। परमाणु से मिलकर बनता है यौगिक। परमाणु जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है
O2 हो जाएगा। इसी से बनता ऑक्सीजन। जैसे देखते हैं सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित है। ये बोले थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कि जितना पदार्थ बनल है ना तो परमाणु से बनल है। जितना पदार्थ सब परमाणु से, अब परमाणु से बनल है। अब परमाणु ही सबसे छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं डाल्टन के अनुसार। लेकिन आगे चल कर टूट जाता है। अविभाज्य कण है परमाणु। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। परमाणु अविभाज्य है और ये उत्पन्न होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब अविभाज्य है, कण है, परमाणु का है, अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है और नहीं नष्ट होता है। देखिए जी, परमाणु अविभाज्य माने कि उसको तोड़ नहीं सकते हैं, विनाश नहीं कर सकते हैं और नहीं नाश कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते, इसलिए परमाणु अविभाज्य है। तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुण समान होता है। तत्व के सभी परमाणु, तत्व को उठा लीजिए, जैसे ऑक्सीजन उठा लिए, तत्व के सभी परमाणु होगा ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान भी फिक्स रहेगा। दिल्ली में द्रव्यमान अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के तो बिहार में भी इसका द्रव्यमान 16 मिलेगा। इसलिए द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन का भी अगर जो ऑक्सीजन का गुण रहेगा रासायनिक गुण, वही ऑक्सीजन बिहार में भी अपना काम करेगा, वही गुण बिहार में भी होगा ऑक्सीजन का गुण। इसलिए रासायनिक गुण भी फिक्स रहता है। तत्व के सभी परमाणु का जितना परमाणु है तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुण फिक्स रहता है, एक ही तत्व के होना चाहिए। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग होगा। एक ही प्रकार के तत्व के रासायनिक गुण भी समान, परमाणु द्रव्यमान भी समान, लेकिन अलग अलग तत्व रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, इसका रासायनिक गुण कुछ, इसका रासायनिक गुण कुछ, इसका द्रव्यमान कुछ, इसका द्रव्यमान कुछ। तो अलग अलग तत्व के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग अलग होता है। परमाणु निश्चित अनुपात में, परमाणु एक मिलता है तो निश्चित अनुपात में बनता है यौगिक। परमाणु निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। यौगिक बनता है परमाणु से, परमाणु बनता है तत्व से। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत क्या बोले? सभी पदार्थ परमाणु से बना है, अविभाज्य है, न उत्पन्न कर सकते हैं न नाश कर सकते हैं। एक ही प्रकार का तत्व रहेगा। सभी तत्व के परमाणु जो रहता है उसका द्रव्यमान भी एक ही रहेगा, चाहे दिल्ली में हो बिहार में हो, कहीं भी ऑक्सीजन मिलेगा तो फिक्स रहेगा, उसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा। रासायनिक गुण भी दिल्ली रहे बिहार है, उसका भी रासायनिक गुण समान रहता है। हाँ, अलग अलग तत्व रहेगा तो उसका द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखल है। परमाणु मिलता है तो यौगिक बनता है, यौगिक बनता है तो निश्चित अनुपात मिलता है, इसलिए स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। अब पदार्थ अविभाज्य है, परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार अविभाज्य था, लेकिन इसका आकार कितना है जरा देखिए। परमाणु का आकार देखा जाए जो अविभाज्य है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनल है, वही परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु है ये परमाणु है, एक त्रिज्या को देखना चाहते हैं तो त्रिज्या को, परमाणु के त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें? तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻9 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर रहेगा ना, 10⁻⁻9 मीटर होगा, बोलेंगे 1 नैनोमीटर। यानी 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/10 रहेगा। 1 मीटर को 10 भाग बांटिएगा तो बनेगा नैनोमीटर। तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर रहेगा तो 10⁻⁻9 मीटर है, मीटर रहेगा तो 1 नैनोमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर इधर से इधर पावर आएगा तो प्लस में, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 10 मीटर 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। अब 1 मीटर बराबर इधर से इधर आएगा, इधर आएगा तो प्लस में, 1 मीटर बराबर 10⁻9 मीटर हो जाएगा। तो पूरे परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर, तो ये नैनोमीटर का है परमाणु की त्रिज्या है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है।
सापेक्ष आकार, सापेक्ष आकार देखा जाए त्रिज्या मीटर में देवल है ना। हाइड्रोजन परमाणु को ऐसे नैनोमीटर में मापते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु का आकार देखा जाए त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या, क्योंकि परमाणु को हम लोग परमाणु के त्रिज्या को मापते हैं नैनोमीटर में। 10⁻−10 लिखा, 10⁻−10, 10⁻−10 मीटर में है। किसका? तो हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है मीटर में दो, इस मीटर में है 10⁻−10 मीटर। जल कणु को 10⁻9, 10⁻9 हो गया तो जल कणु, 10⁸ हो गया -8 हीमोग्लोबिन का अणु। 10⁻−8 का मतलब कि हीमोग्लोबिन का अणु है। मीटर में है इतना त्रिज्या होता है। पूछा हीमोग्लोबिन के अणु है तो होता है। इसकी त्रिज्या कितना है? 10⁻−8 मीटर है, -8। और 10⁻4 मीटर रेत कण, 1/10,000, 1/10 पर 40। 10⁻4 रेत का कण की त्रिज्या है 10⁻4। 10⁻2 त्रिज्या है मीटर में है चींटी के, 1/100 भाग चींटी का हो गया। 10⁻2 मीटर त्रिज्या किसका है? चींटी के। और 10⁻1 मीटर किसका है? तरबजा का, तरबूज का। तो एक बार फिर से 10⁻10 मीटर त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु के, 10⁻10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु के। 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर जल कणु की त्रिज्या है, 10⁻9 मीटर जल कणु की त्रिज्या है। 10 है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना रहता है जल, इसलिए ये कम हो गया 9। फिर 8 है, 8 हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में भी जल होता है, तो जल 9 है तो हीमोग्लोबिन में भी जल होता है, इसलिए -8। तो हाइड्रोजन -10, हाइड्रोजन से बनता है जल -9, और 9 जल होता है हीमोग्लोबिन में, इसलिए -8 मीटर याद कर लीजिए। और 10⁻4 रेत सिलिकॉन, 10⁻4 रेत, 10⁻2 चींटी, 10⁻2 चींटी की त्रिज्या होता है मीटर में इतना। 10⁻1 मीटर तरबूज के, 10⁻1 मीटर तरबूज के त्रिज्या होता है। तत्व के प्रतीक, तत्व के प्रतीक मान ले कि स्वर्ण है, सोना है। पहले ई डायग्राम से स्वर्ण समझते थे, पहले ई डायग्राम, फिर बाद में ई डायग्राम आया, फिर बाद में सोना कोई कहा, फिर गोल्ड कहा, कोई औरम बोला, है ना। यही होता संकेत। तो कोई कुछ कुछ बोल रहा था, इसलिए सबको एक बात बोलने के लिए, एक शब्द कहने के लिए, एक वो प्रतीक देने के लिए तत्व का प्रतीक बनाया गया कि तत्व की प्रतीक रहेगा। उसका नाम दे दिया गया IUPAC, कहा कि सब एक नाम से जानेगा IUPAC। ये नहीं कि हिंदी इंडिया में बोलेगा सोना, बाहर में बोलेगा गोल्ड, पता नहीं चलेगा। इसलिए एक नाम देने के लिए IUPAC तत्व का प्रतीक दिया गया IUPAC। इसका नाम हो गया IUPAC का इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, यू से यूनियन ऑफ, पी से हो गया प्योर, एकदम प्योर नाम देना, शुद्ध है। एंड ए से अप्लाई कर देना है नाम देकर, प्योर नाम देकर के अप्लाई करना है, अप्लाई केमिस्ट्री। और सी से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई, अप्लाई केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई, अप्लाई केमिस्ट्री। तत्वों के नाम को स्वीकृत किया गया। प्योर